अगर तुम्हें अपने भाई की जान प्यारी है तो मेरे साथ मंडप में बैठो, नहीं तो अगली गोली उसकी होगी। आन्या की सांसें थम गईं। उसके सामने खड़ा था राजवीर सिंघानिया, वही नाम जिससे लोग बच्चों को डराते थे। आंखों में बर्फ सी ठंडक, हाथ में गन और होठों पर वैसा ही सन्नाटा जैसा किसी श्मशान में होता है। उसने गर्दन झुकाकर अपने कांपते होंठ खोले। ठीक है, वो शब्द जैसे खुद उसके कानों में गूंजे। पर अब कोई रास्ता नहीं था। भाई जिंदा था, यही काफी था। शादी रात के ठीक 12 बजे हुई। ना बैंड, ना बाजा, ना बारात, बस एक मूक पुजारी, एक स्याह हवेली का अंधेरा कोना और दो लोग जो एक दूसरे को सिर्फ डर की नजरों से पहचानते थे। आन्या लाल सिल्क की साड़ी में बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा रंगहीन था। उसकी मांग भरी गई, एक ऐसे हाथ से जो खून में रंगे थे। राजवीर ने उससे एक शब्द भी नहीं कहा, बस उसके सामने खड़ा रहा, पत्थर जैसा। जब फेरे शुरू हुए तो उसके पैर खुद ब खुद चले, लेकिन दिल हर चक्कर के साथ और खाली होता गया। क्या सच में मैंने ये किया? हर फेरा उसे उस दरवाजे से और दूर ले जा रहा था जहाँ उसके माँ बाबा की तस्वीरें टंगी थी, जहाँ उसके बचपन की आवाजें गूंजती थीं। और अब वो जा रही थी उस रास्ते पर जहाँ सामने खड़ा आदमी शायद इंसान था भी या नहीं। विवाह का अंतिम मंत्र जैसे ही पूरा हुआ, पुजारी चुपचाप चला गया। राजवीर ने धीरे से उसकी कलाई पकड़ी। सर्द, कठोर उंगलियां उसकी नब्ज के नीचे दब रही थीं। ना प्यार था उस छुअन में, ना अपनापन, बस अधिकार। जैसे कोई सामान खरीद लिया गया हो। अब तुम मेरी हो, उसने पहली बार बोला। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि कानों से नहीं, रूह से सुनी गई। उसे गाड़ी में बिठाया गया। बाहर अंधेरा था, अंदर उसका भविष्य। ड्राइवर भी चुप था। साथ बैठा आदमी फोन पर निर्देश दे रहा था, किसी गिरोह, किसी डील के बारे में। लेकिन उसकी बातों में कहीं भी बीवी शब्द नहीं आया। जब हवेली के बाहर गाड़ी रुकी तो दरवाजे पर खड़ा चौकीदार सिर झुकाकर बोला, स्वागत है मेम साहब। स्वागत? ये कैसा स्वागत था? हवेली के अंदर उसे एक बड़े से कमरे में छोड़ा गया। कमरे की दीवारें संगमरमर की थीं, पर्दे भारी मखमल के, बेड इतना बड़ा कि उस पर अकेले लेटते डर लगे। लेकिन कमरे का दरवाजा बाहर से लॉक किया गया। उसका गला सूखने लगा। कब तक इस पिंजरे में रखोगे? उसने खुद से पूछा। कोई जवाब नहीं। शायद दीवारें भी डरती थी उस नाम से, राजवीर सिंघानिया। थोड़ी देर बाद दरवाजा फिर खुला। एक औरत चुपचाप अंदर आई। हाथ में एक लाल ट्रे थी जिस पर सिंदूर, चूड़ियां और एक छोटा सा ताबीज रखा था। साहब ने भेजा है, उसने आंखें नीची करते हुए कहा। ये क्या है? सिर्फ पहन लीजिए, सवाल मत कीजिए। वो चली गई। दरवाजा फिर से लॉक। आन्या ने चूड़ियां पहनी। वो खनकती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे हर खनक उसकी आजादी का मजाक उड़ा रही हो। रात बीत रही थी। कमरे में कोई आवाज नहीं थी, सिवाय उसके दिल की धड़कनों के। तभी एक परछाई दरवाजे के पास रुकी। आन्या की सांसें थम गईं। कोई था बाहर। फिर दरवाजे का हैंडल धीरे से हिला, बस 1 इंच। फिर रुका। उसके रोंगटे खड़े हो गए। क्या वो अंदर आने वाला था? कभी ऐसा डर नहीं लगा था। लेकिन दिल का एक कोना बिल्कुल चुप था, और उसी चुप्पी में एक अजीब सी तड़प थी। सुबह की पहली किरण कमरे में नहीं आई, क्योंकि खिड़कियां तो थी ही नहीं। बस एक छोटी सी जालीदार हवा आने की जगह, और भारी मखमली पर्दे जिन्हें खोलने की इजाजत शायद उसके पास नहीं थी। दरवाजा अब भी बाहर से लॉक था। कल रात जो कुछ हुआ, उस पर यकीन कर पाना मुश्किल था। शादी, सन्नाटा, खामोश हवेली और वो छाया जो दरवाजे के बाहर खड़ी थी। लेकिन आज कुछ और ज्यादा सिहराने वाला उसका इंतजार कर रहा था। वो अलमारी से कपड़े निकालने के लिए खड़ी हुई और सामने लगे आईने में खुद को देखा। फिर उसकी नज़र कुछ अजीब पर पड़ी। आईने के कोने में एक हल्की सी झिलमिलाहट थी, जैसे वो कांच बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए। उसने पास जाकर उंगलियां चलाईं। आईना थोड़ा सा झंझनाया। वो और करीब गई, ध्यान से देखा, और फिर अचानक जैसे उसकी सांस ही रुक गई। पीछे एक लेस था, एक कैमरा छिपा हुआ, चालू। उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। कल रात वो इसी आईने के सामने कपड़े बदली थी। कपड़े उतारे थे, बाल खोले थे, पांवों में पायल पहनकर धीरे धीरे अपने आप को देखने की कोशिश की थी। इस नई पहचान में उसने खुद को मन ही मन दिलासा दिया था, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं जानता तू कौन है अब। पर अब लग रहा था वो सब देख रहा था। शायद कल रात भी, जब वो पलंग पर बैठकर अपनी साड़ी की पल्लू ठीक कर रही थी, जब वो चुपचाप रो रही थी, उसे देखा गया था, बिना इजाजत, बिना शब्दों के। उसने पीछे हटकर जैसे खुद को समेट लिया, हाथ अपने कंधों पर, जैसे अब भी कोई देख रहा हो। ये सिर्फ एक गलती हो सकती है, वो बुदबुदाई। लेकिन दिल इस झूठ को मानने को तैयार नहीं था। तभी दरवाजा खुला। एक नौकरानी चाय की ट्रे लेकर अंदर आई, और जैसे हमेशा करती हो, बिना नजर उठाए ट्रे रखकर चली गई। पर उसके आने जाने के कुछ सेकेंड्स में ही आन्या भागकर दरवाजे तक गई। रुको, वो चिल्लाई।
लेकिन तब तक दरवाजा फिर से बंद हो चुका था। उसे अब समझ आने लगा था कि इस घर के नियम क्या थे। तुम बोलो, कोई नहीं सुनेगा। तुम भागो, दरवाजा बंद मिलेगा। तुम चुप रहो, तब भी कोई देख रहा होगा। शाम को जब हवेली की लाइट्स एक एक करके जलने लगीं, कमरे का दरवाजा फिर से खुला। इस बार खुद कभी मेहरा खड़ा था। वो अंदर आया और सीधा उस आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया। तुम्हें ये कैसे मिला? उसकी आवाज ठंडी थी। आन्या ने आंखें उसकी तरफ उठाईं। अब डर कम और गुस्सा ज्यादा था। ये मेरा कमरा है ना, या मैं भूल रही हूं कि ये भी सिर्फ एक गिरवी चीज है? उसने जवाब नहीं दिया, बस आईने की तरफ देखा और एक बटन दबाया। कैमरा अंदर खिसक गया। गायब। अब नहीं है, उसने कहा। लेकिन कल था। उसकी आवाज कांप रही थी। और मैं बदल रही थी, नहाई थी। तुम देख रहे थे? कभी एक पल के लिए रुका, फिर बोला, जो चीजें मेरे घर में होती है वो मेरे नियमों से चलती है। तुम्हारे नियमों में इज्जत नहीं होती क्या? उसने कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी आंखें थोड़ी देर तक आन्या पर टिकी रहीं, जैसे कुछ कहना चाहते हों, पर जबान नहीं मान रही थी। फिर उसने दरवाजे की तरफ देखा और जाते जाते बस एक शब्द कहा, तुम मेरी बीवी नहीं हो, तुम मेरी गारंटी हो। दरवाजा बंद हो गया। आन्या वहीं फर्श पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले, पर उसके भीतर कुछ मर गया था। अब सिर्फ डर नहीं था, अब नफरत भी थी। और वो नफरत एक अजीब सी लत बनने लगी थी, उसी आदमी की जिसकी निगाहें उसे अंदर तक नंगा कर चुकी थीं। रात को फिर से कमरे में सन्नाटा था, लेकिन इस बार जब दरवाजे के बाहर धीमे धीमे कदमों की आहट हुई और फिर से हैंडल थोड़ा हिला, तो उसके बदन में वही कंपकंपी दौड़ गई, डर की भी, इंतजार की भी। क्या वो आया है फिर से देखने, या कुछ और? कमरा अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। उस आईने की छुपी निगाहों ने जो भरोसा तोड़ दिया था, उसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। आन्या अब हर दीवार से डरने लगी थी, हर परछाई से, हर परछाई की निगाह से, लेकिन सबसे ज्यादा उस शख्स की चुप्पी से। शाम ढल गई थी। कमरे में हल्का हल्का अंधेरा घुलने लगा था, जैसे किसी ने आकर धीमे से चुप्पी की चादर डाल दी हो। कोई नौकर नहीं आया, न खाना, न पानी, न आवाज, बस अकेलापन। आन्या ने खुद ही अलमारी से एक सादा सलवार कुर्ता निकाला। आज साड़ी पहनने की हिम्मत नहीं बची थी। उसने बाल खोले, घुटनों में सिर रखकर बैठी रही। मैं कोई सामान नहीं हूँ, कोई गारंटी नहीं हूँ। लेकिन जितनी बार ये दोहराती, उतना ही जोर से राजवीर की आवाज गूंजती, तुम मेरी बीवी नहीं हो, तुम मेरी गारंटी हो। उसकी आंखें खुद ब खुद आईने से दूर हट गईं, जैसे वो जानती हो वहां अब कैमरा नहीं है, फिर भी कुछ तो है। रात करीब 10 बजे दरवाजे के बाहर हल्की आहट हुई। आन्या का बदन सिहर गया। वो धीरे से खड़ी हुई। बाहर से कोई रुक गया था। फिर धीरे धीरे जूते की हल्की खुरचन वाली आवाज, जैसे कोई स्लो मोशन में चल रहा हो। वो कदम दरवाजे के ठीक सामने रुके। अब कमरे में सिर्फ 2 आवाजें थीं, उसकी सांसों की और उस आदमी की उपस्थिति की, जो दरवाजे के पार खड़ा था। उसने दरवाजे की तरफ देखा और तभी हैंडल ने हरकत की, धीरे से, बहुत धीरे, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे हिलाया हो, लेकिन खोलने का इरादा ना हो। आन्या की सांसें थम गईं। क्या ये वही है, राजवीर? क्या वो अंदर आ रहा है, या सिर्फ उसे डराना चाहता है, या देखना चाहता है कि अब वो डरती है या नहीं? वो हिली तक नहीं, सिर्फ खड़ी रही, अपना कंधा बाहों में समेटते हुए, जैसे खुद को ढकने की कोशिश कर रही हो किसी अदृश्य निगाह से। और तभी हैंडल की हरकत बंद हो गई, आवाज चली गई, कदम वापस भी नहीं गए। बस कुछ नहीं, बस सन्नाटा। लेकिन उस सन्नाटे में जो थरथराहट थी, जो इंतजार था, वो कुछ कह रहा था, कुछ बहुत अनकहा, बहुत खतरनाक, और शायद बहुत अंतरंग। रात के 2 बज गए। दरवाजा कभी नहीं खुला, लेकिन नींद भी कभी नहीं आई, क्योंकि वो एक सवाल उसके भीतर लगातार गूंजता रहा। अगर वो मुझे छूने नहीं चाहता, तो फिर मेरे दरवाजे पर क्यों आता है? उसने फिर से हिलते हुए हैंडल को देखा, इस बार धीरे नहीं, तेजी से, और अगले ही पल दरवाजा खुल गया। रजवीर था, तेज कदमों से कमरे में घुसा। उसकी आंखों में कुछ था, नफरत से भी तेज, और शायद भूख से भी गहरी। आन्या हबका गई, पीछे हटना चाही, पर वो अब बहुत पास आ चुका था। तुम्हें क्या लगता है? उसकी आवाज बर्फ सी जमी हुई थी। ये सब तमाशा है? उसने उसकी कलाई पकड़ी। आन्या की सांसें जैसे रुक गईं, और तभी राजवीर ने अचानक उसके होठों को अपने होठों से भींच लिया। कड़वा, बेसुध, बेबस, ना कोई प्यार, ना कोई नफरत, बस आग। उसका बदन पत्थर जैसा सख्त था, लेकिन होंठ जैसे किसी अंदरूनी भूख से हिल रहे हों। बस कुछ सेकंड, फिर अपनी शर्ट उतारने लगा। आन्या ये देख बिल्कुल डर से कांपने लगी, उसके सामने हाथ जोड़ने लगी। प्लीज मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। राजवीर ने अपनी बेल्ट निकलते हुए बोला, तुम मेरी हो और तुम्हारे साथ शादी की है,
मैंने तुम्हारे हर चीज पे मेरा हक है, उस हक को मैं आज लेकर रहूंगा। और उसने उसकी कमर पे हाथ रखा और उसकी साड़ी कोने से पकड़ के खींच दिया। वो एक ही झटके में उसकी साड़ी खुलकर नीचे गिर गई। आन्या शर्म और गुस्से से लाल होकर आंखों में आंसू और हाथों से खुद को छिपाने की नाकाम कोशिश करे जा रही थी। वो अब उसके सामने एक ब्लाउज पहने थी, नीचे पेटीकोट। उसने सब वो भी एक एक करके निकाल फेंका और आन्या आंखों में आंसू लिए सब कुछ सहती रही। और राजवीर ने उस रात सारी हदें पार कर दी। घंटों बाद जब उसका हो गया, वो चला गया और दरवाजा फिर बंद हो गया। आन्या उठी, दर्द से उठा नहीं जा रहा था उसको। उसने हिम्मत करके गुस्से में उठी। वो बहुत गुस्से में और बिल्कुल टूटी हुई लाचार की तरह खुद को शीशे के सामने खड़ा होकर देखा। फिर वहां रखा हुआ वो तलवार दिखा जो राजवीर का था, यही पर भूल गया था शायद वो। उसने तुरंत वो तलवार उठाया और शीशे पे मारा। वो टूटू के टुकड़े टुकड़े हो गया उसके अंदर से। उसको वो हिडन कैमरा मिला और ट्रांसमीटर उसने फेंक दिया जमीन पे और उसको तलवार से मार के तोड़ डाला। फिर सारे सामान को वो ऐसे ही तोड़ने लगी गुस्से में। तभी उसको एक दीवार में हल्का दरार दिखा। उसने देखा सारे दीवार इतने अच्छे और ये बस क्यों दरार। उसने तलवार से उस पे मारना शुरू किया। तभी वो झक गया दीवार और उस दीवार के पीछे था एक कमरा। वो उसके अंदर जाती है, उसके अंदर जो उसने एक पुरानी तस्वीर देखी और देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी पीछे से राजवीर सिंघानिया आ गया और गुस्से में कांप रहा था, आंखें पूरी लाल मानो किसी शैतान जैसी। और गुस्से में चलाया, तुमको यहाँ नहीं आना चाहिए था और तुमने मेरा सच जान लिया है। तुम अब जिंदा नहीं बचोगी।